हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने एनसीईआरटी, आपको पता ही है कि हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में आज आपका ये थर्ड जो है अध्याय है, यानी कि तीसरा अध्याय और पार्ट 3 लेसन 3 जो भी आप कैसे कहें वो है आपका लेसन 3 है। तो हम इसमें आज स्थल रूप एवं जीवन देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है हम पेट और अल्टीग्रेड दोनों के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्लास 6 से शुरू करी है और ये क्लास 6 की ही आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है। क्लास 6 की एनसीईआरटी है जिसमें हम 2 लेसन ऑलरेडी इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको नहीं पता है तो आप जाके पिछले वीडियोस में ये देख सकते हैं अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और बाकी की क्लासेस आप चाहते हैं और भी सब्जेक्ट्स की, पेट, यूपीपीसीएस और एलटी ग्रेड से रिलेटेड, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, तो आप स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी विद एनू पे बेल आइकन कर लीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा जो भी वीडियोस, जो भी सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं उनके सबकी नोटिफिकेशन मिले। यहाँ मैं थोड़ा सा और बता देना चाहती हूँ, तो एनसीईआरटी की क्लास आपकी क्लास 6 की चल रही है, ये फिनिश होगी, उसके बाद हम 7 क्लास करेंगे, 8 क्लास करेंगे और इस तरह से 12 क्लास तक की पूरी बुक्स हम एसएसटी की कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एसएसटी की ही बुक्स करा रही हूँ, सिर्फ सोशल साइंस की। तो ये अब आप जैसा कि जानते हैं कि नई शिक्षा नीति आई, उसके साथ ही हमारी बुक्स भी नई हो चुकी हैं एनसीईआरटी की। तो ये न्यू बुक का हमारा थर्ड अध्याय है। पहले हर चीज़ की बुक अलग अलग चलती थी, हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, सिविक्स की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, बट अब कंबाइंड बुक चलती है और एक ही बुक में आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। तो हम सोशल स्टडीज़ की क्लास कर रहे हैं ये, जो कि हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए, जीके के लिए, जीएस के लिए बहुत सही है, ठीक है, अच्छी है। और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं तो हमें पता ही है। तो यूपीपीसीएस भी आपका रिकमेंड कहता है एनसीईआरटी पढ़िए। एलटी ग्रेड में भी आपको कहा गया है, उसमें लिखा है साफ साफ कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। पेट में भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, साफ साफ आपके सिलेबस वाले पैटर्न में दिया हुआ है कि इससे हम पूछने वाले हैं। तो हमें एनसीईआरटी तो पढ़नी है, तो यहाँ एनसीईआरटी करेंगे हम। साथ ही करंट अफेयर की क्लास आपकी 12 बजे आती है, जिसमें मैं ई दृष्टि की मैगज़ीन करा रही हूँ, वार्षिक मैगज़ीन, ठीक है। और आपका एक पेट की क्लास चल रही है शाम को 5 बजे, जिसमें मैं आदित्य रंजन सर की बुक करवा रही हूँ, तो पेट से रिलेटेड वो चल रहा है आपका, ठीक है। तो चलिए आप टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो एक दिन में एक लेसन होता है हमारा, ठीक है। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कराऊंगी थोड़ा सा। स्थल एवं जीवन, तो हमारा आज का पाठ है स्थल एवं जीवन लेसन। मनुष्यों के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों और विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान, ये कहना है अथर्ववेद का भूमि सूक्त दिया हुआ है। ये पृथ्वी के लिए स्रोत है अथर्ववेद में, भूमि सूक्त में, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब ये हम आप एक इसमें देखो, एक चित्र कितना सुंदर सा इसमें एक बना हुआ है, पहाड़ हैं, बादल हैं, नदी है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिया है कि स्थल रूपों के एक प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियाँ और अवसर हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसे कि आपने देखा, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे हैं और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य भूमि, लैंडस्केप को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल रूप यानी कि लैंडफॉर्म दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे, ठीक है। तो आइए पता लगाते हैं। तो ये हमारे पढ़ने के लिए नहीं है, इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है तुंगता, एक वर्ड दिया हुआ है तुंगता, ठीक है। तुंगता यानी कि एल्टीट्यूड, जिसको कहते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। समुद्र तल से किसी वस्तु लक्ष्य की ऊंचाई क्या कहलाती है? तुंगता कहलाती है, ठीक है।
समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई तुंगता यानी कि एल्टीट्यूड कहलाती है। जैसे कि पर्वत की ऊंचाई, एक उड़ती हुई चिड़िया अथवा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई, एक उपग्रह की ऊंचाई। तो ये आपका एल्टीट्यूड यानी कि तुंगता कहलाता है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थल रूप पृथ्वी की तरह का एक भौतिक स्वरूप है। क्या है स्थल रूप? क्या है? पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: पर्वत, पठार और मैदान में। ठीक है, इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर्वतों की। तो पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। ठीक है, पर्वत वे स्थल रूप होते हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, ठीक है, चौड़े आधार, खड़ी ढलान, चढ़ाई और सक्रिय शिखर चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता यानी कि एल्टीट्यूड पर हिम पिघलती। तुंगता मतलब पता चल गया? ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में कम एल्टीट्यूड पर हिम पिघलती है, कम ऊंचाई पर, और जल में बदलने के बाद नदियों में, ये देख सकते हो आप, ठीक है, नदियों में पहुंचती है। बहुत अधिक ऊंचाई यानी कि तुंगता पर हिम कभी नहीं पिघलती है। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाइयों यानी कि तुंगता पर हिम कभी नहीं पिघलती और ये पर्वत स्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान हैं जहाँ कम खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, गोल आकार के शीर्ष होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहाँ कम खड़ी चढ़ाइयाँ और गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें पहाड़ी कहते हैं। छोटे पहाड़ या हिल को हम पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है? इसमें 3 स्थल रूप दिए हैं। इस आरेख में ऊपर पर्वत दिया हुआ था जो हिमाच्छादित दिखाई दे रहा था, बाईं ओर पठार थे और आगे का एक मैदान जहाँ पर्वतों से आती हुई नदी दिखाई दे रही थी इसमें। ठीक है, तो ये था। तो ये पर्वत थे, ये पठार था और ये मैदानी क्षेत्र थी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देख वर्ड दिया हुआ है वर्षण, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं हम। वर्षण वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना, वर्षा, हिमपात और ओले गिरना वर्षण के सामान्य रूप है। ठीक है, वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना आपका वर्षण का सामान्य रूप होता है। ठीक है, हिम क्या है? यदि आप हिमालय क्षेत्र जैसे कश्मीर है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में नहीं रहते तो संभव है कि आपने हिम नहीं देखी होगी यानी बर्फ़ नहीं देखी होगी। शेष भारत में अधिकांश वर्षण वर्षा और ओले के रूप में ही होता है। ठीक है, बहुत ऊंचे स्थानों पर यदि काफ़ी ठंडक है तो वहाँ हिम गिरेगी और वहाँ पर हिम का एक नर्म और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और गोले का गिरना वास्तव में जल का ठोस रूप में गिरना है। तो जल का गिरना क्या कहलाता है? आपका वर्षण कहलाता है। हमें एक वर्ड ये मिला। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए, ये देखो यहाँ पर एवरेस्ट गिरिशृंग दिया हुआ है। ये कौन सा एवरेस्ट है? आप देख सकते हो, ये एवरेस्ट गिरिशृंग है। ठीक है, ये एकांगुआ गिरिशृंग है। ठीक, नीचे आप देख सकते हो किलिमंजारो गिरिशृंग दिया हुआ है, ये वाला, ये आपका किलिमंजारो गिरिशृंग है। ये आपका ब्लॉक गिरिशृंग है। ठीक है, कंचनजुंगा गिरिशृंग ये आप देख सकते हो इधर, अनायमुडी गिरिशृंग है ये। इसके विश्व के 6 पर्वतों के ये हमारे चित्र हैं। विश्व के 6 पर्वतों के चित्र देखे आपने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जैसे एशिया में हिमालय पर्वत, यूरोप में आल्प्स पर्वत, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं जो वे हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं।
ठीक है, तो हमने क्या देखा, एशिया में हिमालय पर्वत है, यूरोप में आल्पस पर्वत है और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि आल्पस पर्वत कहाँ है तो आप क्या बताओगे, यूरोप में है। एंडीज पर्वत कहाँ है तो कहाँ पर है, अमेरिका में है। ठीक है, ये इससे देखो कुछ क्वेश्चन बना आपका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। चलो अब आगे देखते हैं। विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्ष ऊंचाई दर्शाने वाला एक रेखा चित्र है। तो ये देखो भाई, ये अलग अलग पर्वतों की अलग अलग ऊंचाइयां दी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं चित्र में। ठीक है, इन्हें ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्षिक ऊंचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है। एवरेस्ट गिरिशृंग नेपाल तथा तिब्बत के बीच है। ठीक है, तो एवरेस्ट पर्वत आपका कहाँ पर है, नेपाल और तिब्बत के बीच में है। कहाँ, एवरेस्ट। ठीक है, कंचनजंगा आपका कहाँ है, भारत और सिक्किम के बीच, भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटी यानी शिखर हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला आपका कहाँ का पर्वत है, तो हमने देखा था कि दक्षिण अमेरिका का है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ओकांकागुआ है गिरिशृंग। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में आपका किलिमंजारो गिरिशृंग एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी यूरोप में आपका ब्लॉक गिरिशृंग है, आल्पस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आल्पस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अनाईमुडी केरल में इसे अनाई शिखर कहते हैं और ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा गिरिशृंग है। ठीक, हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में निर्मित या फिर हम कह सकते हैं कि युवा पर्वत हैं। ठीक है, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष क्या हो गए, हो चुके हैं। ठीक है, कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियां हैं, जैसे कि अरावली श्रृंखला काफ़ी पुरानी है और अपरदन के कारण ये गोल आकार की हो गई है, जैसा कि हिमालय के साथ हुआ। उन्नयन और अपरदन आज भी चल रहा है। आप इन प्रक्रियाओं और उनके कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे, जहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वत जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर्वतीय वन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार क्या होता है, पर्वतीय वन कहलाता है। मॉस किसे कहते हैं, तो फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा या वनस्पति जो बहुधा मखमली आवरण की तरह फैलता है, उसे हम मॉस कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पर्वतीय परिवेश के बारे में। तो पर्वतों की ढलानों पर प्रायः एक प्रकार के वन होते हैं जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, और यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे कि पाइन, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई क्या होती है, अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी पत्तियां पतली और नोकदार होती हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह मॉस यानी कि काई, तो हमने देख लिया मखमली आवरण जो होता है। ठीक है, और लाइकेन। अब लाइकेन क्या होते हैं, तो पौधों के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं वो लाइकेन कहलाते हैं। ठीक है, उग जाते हैं। ठीक है, अब कम से कम 1500 वर्ष पूर्व भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से यहाँ 2 श्लोक दिए हैं। इनका काव्य ग्रंथ कुमार संभव हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। यहाँ उन संस्कृत श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। तो भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है, जो पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला है। देखकर ऐसा लगता है मानो वो पृथ्वी को नापने का मापदंड है। गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त, देवदार के वृक्षों को हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं अपनी थकान मिटाते हैं। ठीक है, पश्चिम से समुद्री तट से क्या तात्पर्य है, तो क्या आप इनके पर्वतीय देवता की स्थिति को दिखा सकते हैं, पर्वतों के देवता की। चलो ये क्वेश्चन तो हमारे मतलब के नहीं, आगे रहते हैं। पेरेग्रीन टोकन दिया है, यहाँ पे दिया है आपका हिमालयी तहर। हिमालयी तहर कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका हिमालयी तहर। ठीक है, ये हिमालयी तहर है।
फिर आप देख सकते हो नीचे, ये आपका पहाड़ी खरगोश दिया हुआ है, पहाड़ी खरगोश, ठीक, ये वाला। फिर आपका गोल्डन ईगल दी हुई है, ये कैनेडियन लिंक्स दिया हुआ है, याक है, ये देखो आइबेक्स दिया हुआ है, ये ग्रे फ्रॉक्स, ठीक है। नीचे देखो तेंदुआ दिया हुआ है, ठीक। ये आपका यहाँ पर हो गया भालू, कुछ पहाड़ी जीव जंतु ये सारे दिए हुए हैं हमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पर्वतों में घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल, सुनहरा गरुड़, पेरेग्रियन फ्लाकन, घुमंतू बाजू, कैंडियन हिम तेंदुआ, आइबेक्स, जंगली भेड़, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, ये याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणी, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा आपकी क्या है? गंगा आपकी विशालतम है। अंग्रेजी भाषा में इसे गैंजेज भी कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, उसमें आकर मिलने वाली अन्य नदियां। इनमें से कुछ जैसे कि यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती हैं। अन्य नदियों जैसे सोन, गंगा के मैदान दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एक ये बढ़िया सा मैदान दिया है। तो उत्तरी भारत में सीढ़ीदार वेदिका कृषि हो रही है यहाँ पे। तो सीढ़ीदार वेदिका कृषि इस तरह से होती है, आप चित्र देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पर्वतीय जीवन की। तो पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ ऊबड़ खाबड़ और ऊंचे नीचे होते हैं। अब यहाँ बोला गया कि भाई भूभाग क्या होता है, तो भूभाग जो होता है वो भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंड होता है, ठीक है। घाटियों का क्या मतलब है? घाटी जो होती हैं वो पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र होती है, जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा क्या करती है? बहती है, ठीक है। तो पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ ऊबड़ खाबड़ और ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ी नुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का जो है एक महत्वपूर्ण साधन है। पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पर्वतीय स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्रा करते रहते हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। प्रायः इनमें सही संतुलन बनाए रखना क्या होता है? कठिन हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कुछ बातें हैं। तो यहाँ दिया है कि बछेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में पर्वतारोहण शुरू कर दिया था और उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। बछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट गिरिशृंग, ठीक है, पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और इसके लिए उन्हें पद्मश्री 1984 में, पद्म भूषण 2019 से सम्मानित किया गया। अरुणिमा सिन्हा जब 22 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने एवरेस्ट गिरिशृंग पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अंटार्कटिका के विशन गिरिशृंग सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की। इन उपलब्धियों के लिए उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब आइए पता लगाएं। तो ये चीज़ दी हुई है। तो ये तो बच्चों के लिए इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक बाढ़ शब्द दिया हुआ है। तो स्थान विशेष में अकस्मात बाढ़ आना बहुधा ऐसा बादल फटने से होता है। आकस्मिक बाढ़ जो है वो बादल फटने से होता है। भूस्खलन क्या होता है? तो ये आप देख सकते हो आकस्मिक बाढ़ ये हो गया, ठीक है। अब भूस्खलन देख लो, ये जो चित्र दिया हुआ है भूस्खलन का यहाँ पे। तो भूस्खलन का मतलब होता है पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या एक चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना, ठीक है। अब हिमस्खलन या एवलांच क्या होता है? जैसे ये देखो दिया हुआ है,
तो हिम पर्वत से अकस्मात हिम का गिरना, ठीक है, अचानक से बर्फ़ का गिरना, हिमपात अथवा चट्टानें टूटकर गिरना, ऐसा प्रायः तब होता है जब हम हिम का पिघलना प्रारंभ होता है, तब ये हिमस्खलन होता है। अब बात करते हैं बादल फटना, ठीक है। तो बादल फटना क्या होता है? तो बादल फटना होता है कि अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा का होना क्या कहलाता है? बादल फटना कहलाता है। अब यहाँ देखो, पर्यटकों का नियमित रूप से आ जाना, भारी हिमपात होना, ठीक है। तो पर्वतीय जीवन में कई सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे कि शुद्ध वायु है, मनोरम दृश्य है। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की कठिन चुनौतियां भी सम्मिलित हैं, जिनमें से कुछ को चित्रों में दर्शाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एवरेस्ट गिरीशृंग विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है और उसके अनेक नाम हैं। तिब्बती लोग इसे चोमो लुंगमा कहते हैं, इसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत को उसी रूप में पूजा करते हैं। नेपाल निवासी इसे सागर माता कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत, जैसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बौन तिब्बत का एक प्राचीन धर्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भाव भारत के साथ साथ विश्व के अन्य भागों में भी देखी जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पठार के बारे में। तो पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से क्या होती है? उठी हुई होती है, ठीक है। प्रायः इसकी सतह जो है वो आपकी चपटी होती है। इसके कुछ पार्श्व सीधी ढलान वाले होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संबंध में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। पठारों के दो उदाहरण हैं, जैसे कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, और दूसरा दक्षिणी पठार है आपका। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई है आपकी 4500 मीटर, जिसके कारण इसे विश्व की छत का नाम दिया गया। पूर्व से पश्चिम दिशा तक ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबा, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी जितना है। मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था, ठीक है। पर्वतों की तरह पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। इस कारण इन्हें खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। किसको कहते हैं? तो पठार को, ठीक है। परिणामस्वरूप पर्वतों में खनन मुख्य गतिविधि है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पे पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लौह, कोयला और मैग्नीज के प्रचुर भंडार हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विश्व भर में पठारों का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में क्या करती है? कम उपजाऊ बनाती है, ठीक है। अगला भाग, इसलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं, क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। छोटा नागपुर पठार में सुवर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है, और पश्चिमी घाट में शारावती नदी पर जोग जलप्रपात है। ऐसे ही कुछ जलप्रपात हैं चेरापूंजी मेघालय के पठार में नहकाली काई जलप्रपात, ठीक है, जिसकी 340 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका क्या क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें भाई? एक तो ज्वालामुखी क्रियाओं से काली मिट्टी मिलती है हमको, ठीक है। पठार उपजाऊ होते हैं, ये बात इम्पॉर्टेंट है। जलप्रपात होते हैं पठारों पे, ये इम्पॉर्टेंट। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात इम्पॉर्टेंट है। छोटा नागपुर पठार में सुवर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात इम्पॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट में शारावती नदी पर जोग जलप्रपात इम्पॉर्टेंट है। चेरापूंजी मेघालय के पठारों में नहकाली कई जलप्रपात है, जो कि 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये देख सकते हो आप। चेरापूंजी पठार से गिरता है नहकाली कई जलप्रपात, ये नहकाली कई जलप्रपात है, जो कि चेरापूंजी के पठारों से गिर रहा है, देखो है, हाँ, इस तरह का जलप्रपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं मैदान की। तो मैदान ऐसी स्थलाकृति होती हैं जिसका विस्तृत सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। इसमें कोई ऊंची पहाड़ियाँ अथवा गहरी घाटियाँ जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। ठीक है। अब समुद्र तल क्या होता है? तो समुद्र तल समुद्र की सतह का औसत स्तर होता है। इसे माध्य समुद्र तल भी कहते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि है। यहाँ नदियाँ रेत, चट्टान के कण और गाद को इकट्ठा करती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तलछट कहा जाता है। ठीक है। नदियाँ इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा करती हैं और मिट्टी को क्या करती हैं? उपजाऊ बनाती हैं। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय क्या होता है? वो कृषि होता है। ठीक है। मैदान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। रॉकीज आपका अलास्का, मिसिसिपी नदी ये देख सकते हो आप यहाँ। एंडीज़ आप में आपका पेंटागोनिया, एंडीज़, अमेज़न देख सकते हो आप नदी। एटलस, नील नदी देख सकते हो, पूर्वी अफ्रीका में है। ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र आप देख सकते हो, यांगसी देख सकते हो, हिमालय आप देख सकते हो, सिंधु नदी देख सकते हो, यूराल पर्वत देख सकते हो, मंगोलियन देख सकते हो, तिब्बत देख सकते हो। तो भाई ये जो आपका पठार था आपका पेंटागोनिया, पर्वत श्रृंखला थी पेंटागोनिया की। ठीक है। तिब्बत का पठार देख सकते हो, इस तरह से चीज़ें देख सकते हो। ठीक है। तो ये सब पठार और मैदान और इनको दर्शा रहा है। अब बात करते हैं गंगा के मैदान का उपग्रह से लिया गया ये चित्र है। ये गंगा के मैदान का चित्र है जो किससे लिया गया है? उपग्रह से लिया गया है। ठीक है। तो कक्षा की गतिविधि के रूप में बहुत ऊंचाई से लिए गए उत्तर भारत के क्षेत्र के उपग्रह चित्र का अवलोकन करना है। गंगा के मैदान का रंग कौन सा है? सफ़ेद रंग की वस्तु को दर्शा रहा है। उपग्रह नीचे के बाईं और भूरे रंग का फैलाव क्या दर्शा रहा है? ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखनी। चलो अब मैदानी जीवन की बात कर लेते हैं। तो हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई थी और हमारे समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या क्या करती है? मैदानों में रहती है। ठीक है। तो भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 से अधिक अर्थात लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा मैदान में रहती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वालों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही कपास, जूट और सन जैसी रेशेदार फसलें भी उगाई जाती हैं। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, अर्थात वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है। किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल यानी कि नेटवर्क के द्वारा और भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई करने में वृद्धि हुई है। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई किंतु इसमें भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई। गंगा के मैदानी भागों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियाँ बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के शोर और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्यौहार, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। मैदान में हल्की ढलान होती है, अतः वहाँ नदी में नौका संचालन सुगम होता है और इससे बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से प्रयोग करते थे और आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग आने जाने के लिए नौकाओं का ही प्रयोग करते हैं।
तो क्या आप अपने प्रदेश की नदी के स्रोतों और संगम की कुछ उदाहरण देख सकते हो? तो ये हमें पढ़ना नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो गंगा नदी में नौका परिवहन को, कितना सुंदर दृश्य है ये। ठीक है, तो इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 प्रमुख स्थल रूपों के बारे में समझा और इसका स्वरूप परंतु इसका स्वरूप जटिल है और विशेषज्ञ प्रायः कुछ और स्थल रूपों के बारे में भी बताते हैं। इनमें से एक स्थल रूप आपका होता है मरुस्थल। ठीक है, क्या होता है? मरुस्थल होता है। ठीक है, यदा कदा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक एवं दूर दूर एवं शुष्कता का फैलाव लिए होते हैं। उनके वनस्पति जगत और प्राणी जगत जो है वो विलक्षण ही होते हैं। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, जैसे कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित आपका थार मरुस्थल। कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे होते हैं, जैसे कि एशिया का गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। कुछ विशेष अंटार्कटिका महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहां से जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले लोकगीतों और किंवदंतियों या दंत कथाओं जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखते हैं। अब यहाँ पे लचीलापन, रेजिलियंस शब्द दिया हुआ है। तो चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने अथवा उनके अनुसार ढलने की क्षमता हमारी लचीलापन या रेजिलियंस कहलाती है। ठीक है, मानव ने जिस प्रकार सभी संस्कृतियों में विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए, वो हमारे अनुकूल अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल देने और लचीलेपन का साक्षी है। ठीक है, प्राचीन तमिल संगम कविता की 5 टीनें 5 दृश्यभूमि है जो कुछ विशिष्ट देवताओं, जीवन शैलियों, मनोदशाओं और भावनाओं जैसे कि प्रेम, अनुराग, अलगाव, झगड़ा आदि से जुड़ी है। ये तालिका केवल 5 दृश्यभूमियों की विशेषताओं और प्रत्येक में मुख्य मानव व्यवसायों को सूचीबद्ध कर रही है। तो देख लेते हैं। टिने कुरिंजी, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कुरिंजी। तो ये आपका दृश्यभूमि क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है और इसका मुख्य व्यवसाय है आखेट और संग्रह करना। टिने दिया हुआ है मुल्लाई, जो कि घास के मैदान और वन है और पशुपालन है यहाँ का मुख्य व्यवसाय। मरुदम आपको उपजाऊ कृषि मैदान में मिल जाएगा और ये आपकी कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। नेदल आपको तटीय क्षेत्र में दिख जाएंगे और मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। पाले आपको शुष्क मरुस्थल जैसे प्रदेश में दिखेंगे और घुमंतु और ये युद्धरत होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जिन स्थल रूपों को देखा उनकी अपेक्षा ये 5 टीनें भिन्न प्रकार का वर्गीकरण है, परंतु ये विविधता वाले प्रदेशों और उनकी विशेषताओं के प्रति गहन जागरूकता को दिखाते हैं। ये हमारे और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध को दर्शाते हैं। आपको टीने के विवरण को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो स्थल रूप कितने प्रकार के होते हैं? हमने जाना स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत होता है एक, दूसरा होता है पठार और तीसरे होते हैं मैदान। ठीक है, उनकी भौतिक विशेषता पर्यावरण क्या होता है? बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक समय के लोगों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग हैं। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मनाती रही है। प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं देख लेते हैं। तो आपका कस्बा या गांव या नगर किस प्रकार के स्थल रूप पर इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में कौन सी जो है विशेषता आप अपने आसपास देखते हैं? तो आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज अल्मोड़ा की आरंभिक यात्रा पर चलें। ठीक है, और इसमें आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। बाद के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची बनाइए। ठीक है, सही या गलत बताना है। तो हिमालय गोल शिखरों वाली नवीन पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल ये बात सही है। पठार प्रायः एक ओर से उठे हुए होते हैं। पर्वत और पहाड़ियाँ एक ही प्रकार के मरुस्थल है। नहीं, भारत में पर्वत, पठार और नदियों में एक प्रकार के वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। गंगा यमुना की सहायक नदी हैं। ठीक है, मरुस्थल और वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता है, बिल्कुल होता है। हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है, बिल्कुल आता है। मैदानों में नदियों द्वारा एकत्र किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, बिल्कुल। सभी मरुस्थल गर्म होते हैं, नहीं, कुछ मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। ठीक है ना, चलो
आओ नीचे क्या दिया हुआ है, एवरेस्ट गिरिशृंग दिया है। एवरेस्ट गिरिशृंग आपका कहाँ का है, तो एवरेस्ट आपका रिफ्टिंग, ऊंट, पठार, गंगा का मैदान, ठीक है। तो राफ्टिंग दिया है, ऊंट दिया है, पठार दिया है, ठीक है, गंगा का मैदान है, जलमार्ग है, किलिमंजारो गिरिशृंग है और यमुना। तो यमुना क्या है, यमुना तो भाई एक सहायक नदी है आपकी। एक सेकेंड, ठीक, अब इनका मिलान करना है। पर्वतारोहण हम कहाँ कर सकते हैं, तो एवरेस्ट पे कर सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ चला जाता है। राफ्टिंग, सॉरी राफ्टिंग आपकी पर्वतारोहण से होगा, गलत मिला दिया मैंने। ऊंट से, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पेज था। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब हम इसके बाद अपना 4th वाला लेसन पढ़ने वाले हैं। तो ये 3rd वाला था, आपने देखा। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। क्वेश्चन आंसर तो आप अपने हिसाब से करिएगा बाद में। पर्वत, पठार, मैदान सब देखा हमने, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।